इस बात की तारीख गवाह है कि हर दौर में ही औरत का हुस्न बड़ों बड़ों को बहका कर रख देता है। मैं भी एक ऐसी ही हुस्न की मलका का दीवाना हो चुका था। वो हूर परी कोई और नहीं बल्कि मेरी मालकन ही थी। वो इतनी खूबसूरत औरत थी जिसे अगर कोई मर्द एक बार देख लेता तो उसके लिए अपनी नज़रें चुराना नामुमकिन सा हो जाता। मेरा तो फिर मालकन के साथ हर वक्त का साथ था। यूं समझ ले कि 24 घंटे में मैं अपनी मालकन के पास ही होता। फिर मैं कैसे उनके खूबसूरत बदन से अपनी नज़रें चुरा सकता और कैसे अपने अंदर की ख्वाहिशात को दफन कर सकता। लेकिन फिर मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी मालकन के साथ वफादारी निभाऊं। लेकिन एक रात मैंने मालकिन को ऐसे मखसूस लिबास में देख लिया कि फिर मैं अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए दुश्वार हो गया। उस रात मैं गलती से किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मालकिन के कमरे में चला गया। जब मैंने मालकिन को मखसूस लिबास में बिस्तर पर नीमदराज देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा क़यामत ढा रही थी। उनकी खूबसूरती पूरी तरह मेरे सामने थी। मुझे देखकर वो उठ तो बैठी, लेकिन उन्होंने वजूद ढांपने के लिए अपने ऊपर कोई चादर न डाली। इसी हालत में वो बिस्तर पर बैठी मेरी जानब देखती रही और मैं उनसे अपने मसला बयान किया। मेरी बात सुनकर वो आस्तगी से उठी और अपने पर्स से कुछ रकम निकाल कर मुझे पकड़ाते हुए कहा, ये अपने गांव में भिजवा दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खामोशी से मालकिन के हाथों से रकम पकड़ी तो उनकी नरम मुलायम हसीन उंगलियां मेरी उंगलियों से टकरा गई। मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर का मर्द मुझे मजबूर करने लगा। मैं भी हाथ बढ़ाकर मालकिन पर सारे जज्बात और मोहब्बतें निछावर कर दूं। लेकिन मालकिन मुझे पैसे देने के बाद दोबारा से नरीम दराज हो गई। बेड के सामने बड़ी सी LED स्क्रीन पर कोई इंग्लिश मूवी लगी हुई थी और मालकिन इस तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं मालकिन के खूबसूरत वजूद से नज़रें चुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मेरे सारे जिस्म से पसीना फूट पड़ा। मैं वो रकम तो अपने कमरे की अलमारी में संभाल कर रख ली, लेकिन मैं अपने जज्बों को ना संभाल सका। मैं कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था कि इतने में इंटरकॉम पर मालकिन की कॉल आ गई और हुक्म मिला, मेरे लिए दूध का गिलास ले आओ। मालकिन दूध उसी वक्त तलब करती थी जब उसकी नींदों ज़ोर पर होती और उन्हें सुकून करना होता। मैंने मालकिन को दूध देने के लिए जब बावर्ची खाने से दूध का गिलास उठाया तो अचानक शैतानी आइडिया आने पर मैंने साथ ही कैबिनेट में रखी नींद की एक गोली निकाली और दूध में मिला दी। ये दुआ गुज़िश्ता दिनों मैंने अपने लिए ला कर रखी थी, क्योंकि अक्सर रात को मुझे नींद नहीं आती। इसी ख्याल से मैंने रखी थी कि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन क्या मालूम था कि ये दुआ मेरे अलावा किसी और के काम आएगी। मैंने दूध के गिलास में गोली मिलाई और फिर मालकिन की कमरे की जानब बढ़ गया। वैसे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इस बंगले में नौकर काम रखने की वजह से मालकिन ने मेरी तनख्वाह बढ़ाकर एक्स्ट्रा काम भी मुझे सौंप रखे थे। मैं बावर्ची खाने का काम भी जानता था, इसलिए मैडम के मामूली काम भी खुद ही कर देता था। इसमें मेरी एक जिम्मेदारी मालकिन को रोज़ाना सोने से कबल दूध देना भी था। मालकिन के दूध देने के बाद ही मुझे सोना नसीब होता। खैर, मैं दूध के अंदर नींद आवर गोलियां मिलाकर मालकिन के कमरे में पहुंच चुका। मालकिन ने मेरे हाथ से दूध का गिलास पकड़ा और कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो, मैं भी सो रही हूँ। सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, लिहाजा तुम सुबह जल्दी उठ जाना। मालकिन की बात पर मैंने सर हिलाया और उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैनी का शिकार था। दिल की धड़कन इस कदर तेज़ थी कि कहीं उछलकर बाहर ना आ जाए। मुझे इस लम्हे का इंतज़ार था जब मालकिन दूध नोश कर लेती और मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। मैं चोरी छुपके कमरे के एक छोटे से सुराख से मालकिन को देख रहा था। फिर मैंने मालकिन को दूध पीते हुए देखा और मुझे तसल्ली होगी कि अब मालकिन की आंखें बंद कर लेट चुकी हैं। तो मैंने एहतियातन मज़ीद 10 से 15 मिनट इंतज़ार किया और फिर उनके कमरे में दाखिल हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन जज्बात मेरे डर पर गालिब आ गए। मालकिन इसी लिबास में बिस्तर पर ऊंधी लेटी सो रही थी। ये मंजर देखकर मेरे बहुत तेज़ी से फंकारे मार रहा था। फिर मैंने बेसब्री से अपना यूनिफॉर्म का जस उतार कर एक तरफ रखा और झट से मालकिन के करीब हो गया। जैसे ही मैंने मालकिन की सिल्की और नरम मुलायम बालों में हाथ फेरा और उन्हें सीधा करके पोजीशन बनाने लगा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मैं अपने गांव का सबसे मजबूत और ताकतवर नौजवान था, जिसका कद लंबा और जिस्म चौड़ा था। लेकिन शायद ही मेरी बदकिस्मती बन गई। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता वो मुझ जैसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। जब मैंने महानूर के लिए रिश्ता भेजा
تو اس کے گھر والوں کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ انکار کی وجہ میرا لمبا قد تھا۔ ماہنور کا کہنا تھا کہ میری قد و قامت کے سامنے وہ خود کو بچی محسوس کرتی ہے، اس لیے وہ شادی کرنے کے حق میں نہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لمبے چوڑے جسم پر مجھے فخر تھا وہی میری محبت چھیننے کا سبب بن جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ماہنور سے بات کروں گا۔ اگلے دن صبح جب وہ کنویں پر پانی بھرنے گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی محبت کا اقرار بھی کیا، لیکن اس کی سوچ مختلف تھی۔ وہ کہنے لگی اس کی سہیلیاں اس کا مذاق بنائیں گی، ہمارا کوئی میل نہیں ہے، اور وہ میرے جیسا لمبا چوڑا آدمی اپنے شوہر نہیں چن سکتی، اسے کوئی ایسا چاہیے تھا کہ اس جیسا ہو۔ ماہنور نے اپنے فیصلے پر اٹل تھی اور میرے جذبات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ اس نے منشی کے بیٹے کو چن لیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف مالدار تھا بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی ایک اہم مرد تھا جو اس کے زیادہ موزوں تھا۔ ماہنور کی اس بات پر میرے دل میں اس قدر توڑا کہ گاؤں میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنا سامان باندھا اور اماں سے کہا اب میں شہر جا رہا ہوں، مجھ سے اب اس گاؤں میں نہیں رہا جائے گا۔ میری بات سن کر اماں حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ اپنی زمینیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ماہنور کا روگ میرے دل پر کیسے لگا تھا۔ اماں میرے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھی، کیونکہ شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، نہ میں زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کوئی ہنر آتا تھا جس سے کوئی نوکری مل سکتی۔ اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر جانا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے سامان اٹھایا اور شہر کا رخ کر لیا۔ شہر میں ایک عرصہ پہلے میرے گاؤں کا ایک دوست آیا تھا اور میں اسی کی مدد کی امید کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ تم زیادہ پڑھے لکھے تو ہو نہیں، نہ ہی کوئی خاص ہنر رکھتے ہو، البتہ تمہاری لمبی چوڑی جسامت ہی تمہارے کام آ سکتی ہے۔ میں تمہارے لیے کسی کام کی تلاش کرتا ہوں۔ پھر 1 ہفتہ اسی انتظار میں گزر گیا، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ اسی دوران میری ہمت بھی جواب دے گئی اور میرا ذاتی خرچہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ گاؤں سے اماں بار بار فون کر کے مجھے واپس آنے کا کہہ رہی تھی اور میں واپسی کا ارادہ کر چکا تھا کہ اچانک میرے دوست نے بتایا کہ امیر عورت سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ عورت میرے دوست کی میڈم تھی اور اسے ایسا گارڈ چاہیے تھا جس کی جسامت دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بندوق وغیرہ چلانا نہیں آتی، کیونکہ گاؤں میں ہم کلہاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ میرے دوست نے کہا کہ میڈم کے زیادہ دشمن نہیں ہیں، بس دکھاوے کے لیے انہیں ایک گارڈ چاہیے، اس لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں۔ کل میرے ساتھ چلنا۔ اور پھر میں اگلے دن وہاں پہنچ گیا۔ جب میں نے اس بڑے عالی شان بنگلے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ باہر ایک باورچی چوکیدار کھڑا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنے آپ کو ایک مختلف دنیا میں پایا۔ جب میڈم ڈرائنگ روم میں آئی تو میں سانس لینا ہی بھول گیا۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ماہنور دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، لیکن میڈم کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ میڈم کا حسن ماہنور سے کہیں زیادہ تھا اور اس کا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی محبوب ہو جائے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میڈم نے آرام سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی بری آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے پسند کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ڈیل تو ڈیل ہے، کیا تھوڑی بہت لڑائی بھی جانتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ گاؤں میں کئی دفعہ کشتی سے مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا۔ وہ بولی کہ میرا دشمن تو کوئی نہیں ہے، لیکن میری سب سہیلیوں کے پاس گارڈز ہیں، اس لیے مجھے ایسا گارڈ چاہیے تھا جو سب سے زیادہ طاقتور نظر آئے، اور تم بالکل ویسے ہی ہو۔ تمہاری نوکری پکی ہے، تمہیں یہاں رہائش ملے گی اور 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میڈم نے 28,000 تنخواہ بتائی، جو اس وقت کے حساب سے میرے لیے کافی مناسب تھی، اس لیے میں نے انکار نہ کیا اور نوکری کو فوراً قبول کر لیا۔ ویسے بھی ڈگری کے اس شہر میں مجھے کوئی کام ملنے والا نہیں تھا اور میں واپس خالی ہاتھ گاؤں نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔
कुछ अरसा नौकरी करके भी गांव जाकर महानूर को गलत साबित कर सकता था। मैडम ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड वाली वर्दी देते हुए कहा कि यही तुम्हारी वर्दी होगी और जब तुम मेरे साथ होगे तो तुम्हें इसी वर्दी में मलबूस रहना होगा। जब मैडम अपने कमरे में होती तो मैं उनके कमरे के बाहर ही इर्द गिर्द मौजूद रहता और जब वो कहीं बाहर जाती तो मैं भी उनके साथ साथ ही होता। मैडम की अजीबोगरीब मशागल थे। वो बहुत कम अपने दफ्तर जाती, ज़्यादातर किसी कैफेटेरिया या शॉपिंग मॉल में घूमती फिरती रहती। उन्होंने मुझे डमी के तौर पर रखा हुआ था। मेरे पास जो बंदूक थी मैं वो चलाना भी नहीं जानता था। मैं बस मैडम के पीछे पीछे चलता, वो मेरे आगे आगे गरूर से कदम बढ़ाती रहती। कुछ ही दिनों में मैं मैडम की नफ्सियात समझ आ गई थी। वो अपने दोस्तों में खुद को बड़ा साबित करना चाहती थी। मैडम एक शादीशुदा औरत थी और उनका शौहर ज़्यादातर बैरून मुल्क रहता था। वो यहाँ बहुत कम आता था, इसलिए शायद मैडम अपना सारा वक्त शॉपिंग मॉल में गुजारती। कुछ ही दिन मैडम के साथ गुजारने के बाद मैं उनकी मोहब्बत में पूरी तरह दीवाना हो गया। महानूर को भी मैंने बुला दिया। जब वो शादी करके आगे बढ़ गई तो मैं कब तक उसका सोग मनाता रहता। अम्मा मुझे बार बार गाँव आने का कह रही थी, लेकिन मैंने अम्मा को अपनी नौकरी की खबर सुना दी और कह दिया कि मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। मेरी सारी तवज्जो और मेरा सारा ध्यान सिर्फ मैडम की तरफ था। मैं हर वक्त अपनी नज़रों से उनके वजूद को तकता रहता। मेरा बस चलता तो मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें हासिल कर लेता, लेकिन वो आलीशान महल में रहने वाली अमीर औरत मेरे बस से बाहर थी। फिर मेरी नौकरी के 10 दिन बाद ही मैडम का शौहर बैरून मुल्क से वापस लौटा। उसे देखकर मेरा दिल जल उठा। वो एक आम शक्ल और सूरत का आदमी था जो मैडम के साथ बिल्कुल नहीं जचता था। उसने आते ही मुझे देखा तो उसे मैं मैडम से पूछने लगा कि ये तुमने इसको रख लिया, मैंने तुझे कहा भी था तुम्हें किसी गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम ने आस्तगी से कहा, मेरी तमाम सहेलियों के पास मुहाफ़िज़ हैं तो मैंने भी रख लिया, इसमें क्या गलत है। लेकिन फिर भी मैं मैडम के शौहर को काफ़ी देर तक उसकी बिला वजह इंसल्ट करता रहा, मगर मैडम खामोशी से अपने शौहर की बातें सुनती रही। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। हम खुशकिस्मती से उन्होंने मुझे बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए आए थे। उस दौरान मैडम मुकम्मल तौर पर अपने शौहर की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वो ना तो किसी शॉपिंग मॉल गई और ना ही कोई और काम करने निकली। एक रात मैंने मैडम को इस कदर हसीन और दिलकश लिबास में देखा कि मेरी आंखों में उन पर जम गई। बाद में मुझे पता चला कि इस मैडम की शादी की सालगिरह थी, इसलिए वो अपने शौहर के लिए ख़ास तौर पर तैयार हुई थी। मगर ना जाने क्यों इस रात मैडम बहुत अफसरदा लग रही थी। जब मैं ड्यूटी से फ्री हुआ और मैडम का कहीं जाने का इरादा भी ना था तो मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरी नींद गायब हो चुकी थी। दिल में ख्वाहिशें उभर रही थी कि मैडम से अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मैं जानता था कि यह नामुमकिन है। एक हफ्ते के बाद जब उनका शौहर वापस चला गया तो मैडम के चेहरे पर वाज़ह मायूसी छा गई। शौहर के जाने के बाद ना वो कहीं गई और ना दोस्तों से मिली। वो मुकम्मल तौर पर घर में नज़रबंद हो गई और उनकी ज़िंदगी में एक अजीब सी उदासी छा गई। एक शाम मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, जावेद, मेरे पाँव में तकलीफ़ है, क्या तुम मेरे पाँव दबा सकते हो? उनकी ये बात सुनकर मैं खामोशी से उनके कदमों की जानिब झुक गया और उनके नरम व नाजुक पैरों को अपनी मजबूत उंगलियों से दबाने लगा। मैडम तकिए के सहारे बैठी थी और कहने लगी, तुम्हारे मालिक के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। खुशियाँ तो जैसे मुझसे रूठ चुकी हैं। मेरे पास सब कुछ है मगर फिर भी दिल खाली सा रहता है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़कर ना जाया करे। मैडम काफ़ी देर तक अपने दिल की बातें करती रही और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। मेरे भी दिल में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे, लेकिन मैं उनके पाँव दबाने में लगा रहा। मैडम ने बताया कि उनकी और उनके शौहर की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन अब वो कारोबार में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उन्हें मुझसे मिलने का वक़्त ही नहीं मिलता। मैडम के वालिदैन नहीं थे और ना ही कोई बहन भाई, इसलिए जब भी उनका शौहर बैरून मुल्क जाता तो वो यहाँ तनहा रह जाती। उन्होंने कुछ दोस्त वगैरह बना रखी थी।
मगर हाई सोसाइटी की ये दोस्तियां भी सिर्फ दिखावा ही होती हैं। सब एक दूसरे से खुद को बरतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैडम ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा हुआ था। इनका कहना था कि इन्हें ये झूठी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि बाहर खूबसूरत नजर आने वाली मैडम के दिल में बहुत से दुख छुपे हुए थे। वो बहुत उदास थीं और उन्हें किसी के साथ की भी ज़रूरत थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें सीने से लगा लूं और उनकी सारी उदासियां दूर कर दूं, लेकिन मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था। मैं बस खामोशी से उन्हें सुन सकता था और यही करता रहा। कुछ देर जब उनकी आंखें बंद होने लगी तो मैं कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा धड़कता हुआ दिल वहीं रह गया। फिर बार बार ऐसा होने लगा, जब भी मैडम तन्हाई महसूस करती तो वो मुझे अपने कमरे में बुला लेती और एक दोस्त की तरह मुझसे बात करती, लेकिन इससे ज़्यादा वो मुझसे कभी भी अहमियत नहीं देती थी। मगर धीरे धीरे मैं मैडम के और भी करीब होता गया और मेरा दिल पहले से ज़्यादा उनका दीवाना हो चुका था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर हासिल करूं। दिन इसी तरह गुजरते रहे। फिर एक दिन गांव से फ़ोन आया। अम्मा ने अचानक पैसों का मुतालबा किया क्योंकि फसल बीमारी लगने की वजह से बर्बाद हो गई थी और घर की हालत ख़राब थी। अम्मा को पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं सीधा मैडम के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बयान की। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैडम अपने कमरे में थी और उनका लिबास देखकर मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। दिल बेचैनी का शिकार था। मैडम बिस्तर पर नीम दराज थी और अपनी बुरी आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने अपने पर्स से एक बड़ी रकम निकाली और मेरे हाथ में रख दी। मैडम के वजूद से उठती खुशबू मुझे दीवाना कर रही थी। उन्होंने कहा, परेशान ना हो, ये पैसे अपने गांव भेज दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो दोबारा बिस्तर पर लेट गई और मैं उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मेरे सब्र का पैमाना ख़त्म हो चुका था। मैं एक लंबा चौड़ा भरपूर आदमी था। आखिर कब तक मैं अपनी ख्वाहिशात को दबाता रहता। इसलिए मैंने गलत तरीके से मैडम को हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। जब मैडम ने मुझसे दूध मंगवाया तो मैंने चुपके से उनके दूध में नींद की गोली मिलाकर वो दूध उन्हें पेश कर दिया। और जब मुझे यकीन हो गया कि मालकिन गहरी नींद सो चुकी हैं तो मैं उनके कमरे में चला गया। अपनी जैकेट और शर्ट उतार कर मैंने साइड पर रखी और फिर जैसे ही मैं मालकिन के खूबसूरत बदन के करीब हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा हो, क्योंकि मालकिन को सीधा करते ही मेरी नज़र उनसे बहती हुई जाग पर पड़ी। यह मंजर मेरे लिए क़यामत खेज था। मालकिन को क्या हुआ? क्या नींद की गोली ने इनकी ये हालत कर दी थी? मैंने मालकिन को बहुत हलाया, मुख्तलिफ हरबे किए, लेकिन वो तो अपने होश खो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और मालकिन को उठाकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन बदकिस्मती ड्राइवर भी उस वक्त मौजूद नहीं था। फिर मैं खुद ही जल्दी से गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल वाले इसे खुदकुशी कहकर मैडम का इलाज करने को तैयार नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजित करके डॉक्टर को राज़ी किया। मैडम का इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि जहर की वजह से ये हुआ है। मैडम की हालत ख़तरे से बाहर थी। पुलिस आ चुकी थी। मैडम के होश में आने का इंतज़ार था। पुलिस वाले बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम को क्या हुआ, लेकिन मेरे तो अपने ही होश उड़ चुके थे। समझ नहीं आ रहा था क्या नींद की एक गोली की वजह से ये सब कुछ हुआ। मुझे तो अपने आप सूली पर लटकता नजर आ रहा था। फिर जब मैडम होश में आई और उनसे तफ्तीश शुरू हुई तो वो सर झुकाकर जो कुछ बोली वो सुनकर मेरे अपने होश उड़ गए। वो कहने लगी उन्होंने जहर खाया था जिसकी वजह से ये हुआ। पुलिस वाले जानना चाहते थे कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। इस पर उन्होंने बताया कि उनका शौहर, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो शौहर कहलाने के लायक ही नहीं। मैडम ने रोते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी की थी क्योंकि उन्हें उससे मोहब्बत हो गई थी। वो आंखें बंद करके अपने शौहर का एतबार करती थी। उन्होंने अपना सारा कारोबार भी अपने शौहर को सौंप दिया था।
وہ اپنی تنہائی میں کسی سچے جیون ساتھی کی تلاش میں تھی، لیکن اس وقت ان کی جان نکل گئی جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا شوہر ان کا کاروبار سنبھالنے کے بہانے غیر عورتوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، عورتوں کو نوکری پر رکھنے کے بہانے ان کو استعمال کرتا ہے، بیرون ملک کے دوروں کے بہانے وہ وہاں پر عیاشی کرتا ہے۔ میڈم نے کئی بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صاف مکر جاتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن کسی نہ کسی طرح میڈم کو پتہ چل جاتا۔ جس دن ان کی شادی کی سالگرہ تھی، اس دن میڈم کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر نے کسی اور عورت سے شادی کر رکھی ہے۔ انہیں لگا وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی، لیکن اس ایک آدمی کے سوا ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوست نے، نہ کوئی رشتہ دار۔